Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. I am Sumaira Munawwar, your SST teacher from 502 Model College Girls. I hope all students are fine. Class 6 Subject History. बच्चों आज हम सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, लिहाजा तमाम बच्चे हिस्ट्री की बुक निकाल लें ताकि अहम पॉइंट्स जो हैं वो अंडरलाइन कर सकें। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा मुस्लिम्स इन द साउथ एशिया 1। फर्स्ट दौर है कि मुसलमान साउथ एशिया में कैसे आए, उन्होंने अपने दौर का आगाज़ कैसे किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अराइवल ऑफ अरब्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, कि अरब्स कैसे सब कॉन्टिनेंट में आए और उन्होंने सिंध को कैसे फ़तह किया। यह आपको मोहम्मद बिन कासिम की पिक्चर नज़र आ रही है। मोहम्मद बिन कासिम वो शख्स है जिसने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट को फ़तह किया। द अरब्स वर ट्रेडर बाय प्रोफेशन, जो अरब्स के जो लोग थे वो प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे, तजारत करते थे। बेसिकली दे यूज़ टू विज़िट डिफरेंट कंट्रीज़ फ्राम देयर ट्रेड, इसलिए वो तजारत की गर्ज से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दे कैरी देयर लगेज, लगेज सामान होता है, बाय बोट्स, वो कश्तियों के ज़रिए और शिप्स के ज़रिए अपना सामान इधर उधर लेके जाते थे। फॉर इजिप्ट एंड सीरिया, इजिप्ट एंड सीरिया जो है कंट्रीज़ के नेम है जहाँ पर वो तजारत के लिए लेके जाते थे। The Arabs had established their amicable relations with the people of their due to trade. ट्रेड की वजह से अरब के लोगों के इनके लोगों के साथ ताल्लुकात रिलेशनशिप अच्छे हो गए। The Arabs had also delivered the message of Islam to the people of here. जो अरब के लोग थे वो यहाँ के लोगों को जो उनको इस्लाम का मैसेज दिया। The Muslim traders had also settled at the coast of Sri Lanka and as had done India. कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर रहना शुरू हो गए। अब क्या रीजंस थी, कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर सिंध को फ़तह किया गया। रीजंस ऑफ इन्वेजन्स ऑफ सिंध, कौन सी वजूहात की बिना पर सिंध पर अटैक हुआ और इसको फ़तह करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। इन 703 में द गवर्नर ऑफ मकरान, जो कि मकरान का गवर्नर था, सैयद बिन असलम वाज मर्डर्ड एंड हिज मर्डर टुक रिफ्यूजी विद राजा दायर ऑफ सिंध। इसका जो है वो गवर्नर जो मकरान का था सैयद बिन असलम, उसका मर्डर हो गया और इसके पनाहगाह जो उसको मारने वाले थे वो राजा दैर के पास चले गए सिंध में। उस वक्त सिंध में किसकी हुकूमत थी, राजा दैर की हुकूमत थी। हजाज बिन यूसुफ डिमांडेड द हैंड ओवर द मर्डर, हजाज बिन यूसुफ ने ये डिमांड की राजा दैर से कि वो जिन्होंने कत्ल किया है, जिनको मर्डर किया है सैयद बिन असलम का, वो हमारे हवाले कर दिया जाए। बट राजा दैर रिजेक्टेड इट, लेकिन राजा दैर ने इनकार कर दिया। सेकेंडली, दूसरी वो वजह थी, पहली वजह ये थी कि राजा दैर ने इनकार कर दिया था, सैयद बिन असलम के जिन लोगों को मारा था उन लोगों को देने से इनकार कर दिया। सेकेंडली, अ शिप ऑफ अरब मुस्लिम्स हु हैड सेटल इन श्रीलंका, के मुसलमान की एक शिप थी जो श्रीलंका में थी, कैरिंग ट्रेड लगेज एंड गिफ्ट्स ऑफ फॉर हजाज बिन यूसुफ, के लिए गिफ्ट लेकर आ रही थी। When it reached near the coast of दीबल, जब दीबल के पास पहुंची, इट वाज प्लंडेड बाय पेरियट्स, तो बागियों ने इसे जो है अगवा कर लिया। दे imprisoned द चिल्ड्रन एज वेल एज वुमेन, उन्होंने औरतों और मर्दों को कैदी बना लिया, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। हजाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर राजा दैर, हजाज बिन यूसुफ ने राजा दैर को ख़त लिखा टू रिसीव द लगेज फ्राम द पेरियट्स, कि इन जिन्होंने अगवा किया जहाज़ से उनका सामान वापस कराया जाए। रिलीज द प्रिजनर्स एंड पनिश द पेरियट्स सेवरली, और जो कैदी बनाए उनको आज़ाद करा दिया जाए और बागियों को सज़ा दी जाए। इन रिस्पॉन्स टू इट राजा दैर रोट दैट, इसके रिस्पॉन्स में राजा दैर ने लिखा दैट पेरियट्स वर आउट ऑफ हिज कंट्रोल, कि वो बागी उसके कंट्रोल में नहीं है। हजाज बिन यूसुफ इन्फ्रेटेड, इस पर हजाज बिन यूसुफ बहुत नाराज़ हुआ। एंड इस यंग सन इन लॉ, और अपने दामाद को, एंड नेफ्यू जो कि भतीजा भी था, मोहम्मद बिन कासिम वाज सेंट टू सिंध, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध रवाना किया विद प्रॉफ्स टू पनिश राजा दैर, कि वो राजा दैर की जो फौज है उनको जो है वो सज़ा दे सकें। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान, ठीक है, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीबल सिंध की वजूहात पढ़ेंगे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान, इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन। कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीबल सिंध इन 712 में AD में मोहम्मद बिन कासिम रीच दीबल बाय मकरान एंड बिसिज्ड इट। दीबल वाज फेमस सी पोर्ट ऑफ सिंध नियर कराची।
दीबल उन दिनों जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट था जो कि कराची में था। हजाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर मोहम्मद बिन कासिम, हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को ख़त लिखा। हजाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर मोहम्मद बिन कासिम, लेट राजा दाहिर डू नॉट क्रॉस द रिवर मेहरान, फेस द एनिमी इन ओपन एरिया में आ जाएं, कीपिंग इन व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रॉप्स एंड विन द फेवर ऑफ चीफ्स ऑफ सिंध। मोहम्मद बिन कासिम एक्टेड अपॉन दीज इंस्ट्रक्शंस एंड सक्सीड इन विनिंग द बैटल। इससे मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम हदायत पर अमल किया और इसको फतह कर लिया। देयर वॉज अ टेम्पल ऑफ हिंदू, जहाँ पर हिंदुओं का एक मंदिर था। इन द मिडल ऑफ द दीबल, दीबल के ऑन द टॉप ऑफ फ्लोटेड देयर रेड फ्लैग, इसके ऊपर रेड फ्लैग लगा हुआ था। इट वॉज बिलीव, हिंदुओं का यकीदा था कि दैट नन कुड हार्म दैम टिल द फ्लैग वॉज देयर, जब तक ये फ्लैग लगा है तब तक वो इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। As soon as the Muslim used the catapult, a stone hit of flag and it fell down, और वो गिर गया। रीजन्स ऑफ हम पढ़ रहे थे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान, इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन्स क्या थे इसके। पहले हमने पढ़ा है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीबल क्या था। इट वाज द बिलीफ द हिंदूज दैट नन कुड हार्म, इसको ये हिंदुओं का बिलीफ था कि जब तक वो झंडा है इसे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता। As soon as the Muslim used the catapult, a stone hit a flag and it fell down. तो मुसलमानों ने एक पत्थर मारा और उसे गिरा दिया। It discouraged the Hindus, इससे हिंदू बहुत जो है वो डिस्करेज हुए। After this force of राजा come out of the fort, इस पर राजा की जो फौज है वो बाहर निकल आई and started fighting, और जंग शुरू हुई। The Muslim fought boldly, मुसलमानों ने बहादुरी से लड़े। Enter over the fort, captured the city, और इस किले के अंदर दाखिल हुए और सिटी को फतह कर लिया। राजा दहर fled away from the battlefield and was killed later on. The Muslim got freedom from the prisons of the Pariats, who was punished heavily. In 712, Sindh was conquered completely. अब हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोविंस ऑफ मुल्तान वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ राजा दहर। जो मुल्तान का जो प्रोविंस है वो राजा दहर के दौर में शामिल था। एट दैट टाइम, उस वक्त, इट वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड काउंटर्ड अमंग स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स। द रूलर ऑफ मुल्तान वाज द सन ऑफ राजा दहर's uncle, having a conquered Sindh when the Muhammad bin Qasim reached Multan. The Raja faced the Islamic troops but saved his life, लेकिन उसकी ज़िंदगी बच गई। बाय एस्केप मोहम्मद बिन कासिम से वो बच गया। फाउंड मच वेल्थ एंड ट्रेयर्स देयर, यहाँ से बहुत ज़्यादा दौलत और ख़जाना मिला था मोहम्मद बिन कासिम को। द मेजर पोर्शन ऑफ द बूटी वाज डिवाइडेड अमंग द सोल्जर्स, को बहुत सारा ऐसा दे दिया गया एंड जो दौलत बात की हजाज बिन यूसुफ को इराक में रवाना कर दी गई। दिस कॉन्क्वेस्ट मेड हजाज बिन यूसुफ वेरी हैप्पी, इस फतह पर हजाज बिन यूसुफ बहुत खुश हुआ। इफेक्ट ऑफ इन्वेजन्स, इन फतवात पर यानी मुल्तान और दीबल को फतह करने पर जो है वो कौन से इफेक्ट जो है वो हुए, कौन से असरात हुए। पीपल ऑफ सिंध वेलकम मोहम्मद बिन कासिम, सिंध के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को खुश आमदीद कहा। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, मोहम्मद बिन कासिम इस्टेब्लिश द रूल ऑफ द इक्वलिटी एंड जस्टिस, मोहम्मद बिन कासिम ने इंसाफ और मसावत का तस्वुर कायम किया। विच अफेक्टेड द इंडियन सोसाइटी मच, जो कि इंडिया के लोगों को बहुत मुतासर किया। द हिंदू ऑफ लो कास्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम बाय द मॉरल इन्फ्लुएंस, जो हिंदू की लो कास्ट थे उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। फर्टेनिटी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन एंड कंपेनियंस, और उनके सलूक की वजह से, मोहम्मद बिन कासिम के सलूक की वजह से लोग बहुत मुतासर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। द मुस्लिम्स, और इसके बाद मुसलमानों के साथ रवैया भी अच्छा रखा गया जिसकी वजह से उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए। द मुस्लिम ओपन स्कूल, मुसलमानों के लिए स्कूल खोले गए। And Madaras to give education. Sanskrit books were translated into Arabic. After the conquest of Sindh, many scholars, traders, and industrialists settled in Sindh. The Arab trade increasing along the coastal areas of Balochistan and Sindh. द रीजन ऑफ सुल्तान महमूद गज़नी। अब सेकंड हम पढ़ेंगे दौर के बारे में। मोहम्मद गज़नवी का दौर जो है वो 1030 तक जारी रहता है। सुल्तान महमूद गज़नी कौन था? सुल्तान महमूद गज़नी वाज बॉर्न इन गज़नी, गज़नवी वाज बॉर्न इन गज़नी, गज़नी में पैदा हुआ था इसलिए इसको गज़नवी कहा जाता है। ही इज़ द सन ऑफ किंग ऑफ गज़नी नेम सुफ्दुद्दीन, सुफ्दुद्दीन का जो है बेटा था। ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1997 एट द एज of 30. He was very brave and courteous king. He had attained special skill in the state affairs and military matter. He spent 33 years in war expedition. उसने तकरीबन 33 years जो है वो
जंग में गुजारे थे। ही इन्वेंटेड इंडिया फॉर 17 टाइम्स एंड ऑलवेज सक्सीडेड। उसने 17 दफ़ा जो इंडिया पर हमला किया और हर दफ़ा कामयाब हुआ। इन स्पाइट ऑफ स्मॉल फोर्स, उसकी जो है वो छोटी सी फोर्स थी, ही ऑलवेज यूज टू रिटर्न टू हिज कंट्री आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट, लेकिन वो हर दफ़ा जो है वो फतह होकर वापस आता था। सोमनाथ क्या चीज़ है? सोमनाथ वॉज अ फेमस सेक्रेड टेम्पल ऑफ द हिंदूज़ का एक मंदिर था। हिंदू बिलीव दैट हु वुड अटैक सोमनाथ, वो कहते हैं कि जो इस पर हमला करेगा हिमसेल्फ विल बी एलिमिनेटेड, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। वैन मोहम्मद गजनी कैम टू नो, जब इसके बारे में मोहम्मद गजनी को मालूम हुआ ये अटैक सोमनाथ, इसने सोमनाथ पर हमला कर दिया एंड कॉन्कर्ड इट। दिस टेम्पल हैड काउंटलेस ट्रेजर्स, इस मंदिर में बहुत ज़्यादा खजाना था। द फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड सडन विद द जूल्स ऑफ डायमंड्स, पर्ल, गोल्ड एंड सिल्वर इन बुतों के ऊपर थे। वेरियस राजास ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विद देयर ग्रेट फोर्स कम टू प्रोटेक्ट दिस टेम्पल बट फेल। बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिश की कि ये बच जाए, लेकिन वो नाकाम हुए। द वर्शिपर्स ऑफर अ ह्यूज वेल्थ ऑफ रूबीज सो द अडल्ट ऑफ सोमनाथ माइट नॉट ब्रोकन, और बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा दौलत देने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने इसके रिप्लाई में कहा, आई एम ब्रेकर ऑफ अडल्ट, मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ। आप सोमनाथ माइट नॉट टू बी ब्रोकन, कि मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ। आई एम अ ब्रेकर ऑफ अडल्ट एंड नॉट अ सेलर ऑफ अडल्ट, ना है कि बुतों को बेचने वाला। आफ्टर हिज सक्सेशन सुल्तान महमूद गजनी कंसिडरेबल एक्सपेंडेड द गजनी किंगडम, उसकी बढ़ गई। ही आल्सो कॉन्कर्ड मुल्तान, तुर्किस्तान एंड सेंट्रल एशिया। The Hindu Raja Jaipal attacked Ghazni at the time of Mahmud's succession. Mahmud wanted to punish him. Therefore, he invaded the Punjab. A violent war was fought between the two forces. Mahmud gave a humiliating defeat of Jaipal. After the death of Jaipal, his son Anandpal, along with the enemy Hindus Rajas come with the lakh army, faced Mahmud but was defeated. लेकिन वो नाकाम हो गए। इसके बाद डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजम ऑफ महमूद गजनी के दौर में जो है वो आर्ट और एजुकेशन में कौन सी तरक्की हुई, क्या काम हुए। महमूद गजनी वॉज द लवर ऑफ एजुकेशन, इससे महमूद गजनी को इल्म से बहुत मोहब्बत थी एंड आर्ट से। ही वर्क रिमार्केबल फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज के फ़रोग़ के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम किया। ही इस्टेब्लिश मैनी स्कूल्स इन गजनी एंड मच patronized education and art. He had more than 400 poets and men of letters in his court, among them Ferdowsi, Hikam, Bahu Ali Sina, and people like the Al-Behruni. He made a splendid library in Ghazni. Ghazni became a center of education and literature in his period. Sultan was interested to making a beautiful building. He built the beautiful mosque in Ghazni. उसने बनाई थी. He granted a scholarship to teacher और student के लिए उसने scholarship वगैरह दिए थे। सेकंड हम पढ़ते हैं गौरी डायनेस्टी। गौरी डायनेस्टी कहाँ से स्टार्ट होती है? सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से स्टार्ट होती है। 1173 से इसका दौर का आगाज़ होता है। 1206 पर इसके दौर का अख्ताम होता है और इसकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट वॉर ऑफ तेहरान के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द डीमेस ऑफ गजनी डायनेस्टी ख़त्म हुई तो गौरी डायनेस्टी बिकम द रूलर, तो गौरी डायनेस्टी शुरू होगी, सल्तनत होती है डायनेस्टी। सुल्तान शहाबुद्दीन इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम्स रूल इन हिंदुस्तान। Mahmud Ghori ascended the throne in 1173 after the death of his brother. Thus family began to Ghor, which is a hilly area between Ghazni and Herat of Afghanistan. Therefore they are called Ghoris, इसलिए इन्हें गोरी कहा जाता है। इसकी कॉन्क्वेस्ट कौन थी? इसकी कॉन्क्वेस्ट कौन कौन सी थी? फॉलोइंग आर द कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग गौरी पीरियड। मुल्तान को इसने फतह किया था 1175 और इसने पंजाब को फतह किया, सिंध को फतह किया, सर हिंद को फतह किया। फर्स्ट वॉर ऑफ तेहरान। अ रूलर ऑफ पंजाब पृथ्वीराज अलॉन्ग द अदर हिंदूज राजास इन्वेंटेड सर हिंद and get it back. Shahabuddin Ghori could not face Prithviraj respond Sir Hind. He retreated Lahore from left for Ghazni. सेकेंड वॉर ऑफ तेहरान में जो लड़ी गई, सुल्तान शहाबुद्दीन गजनी फेल्ट मच फॉर द डिफीट फॉर द फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान वॉर. नेवरदलेस ही प्रिपेयर्ड फॉर 1 year and gained step to field of Tehran. Sultan Shahabuddin Ghori made a strategy and divided his troop the different parts to begin a battle. After severe fight, the battle of Tehran changed to history and led the foundation of Muslim rule in India. Slave dynasty Qutbuddin Aibak. Sultan Mahmud Ghori had no offspring of his own, therefore he regarded Turk slaves as his own son. After the death of Sultan Shahabuddin, the responsibility of his kingdom was devolved and his slave. Therefore, the period is called slave dynasty. The founder of this dynasty was Qutbuddin Aibak.
पिक्चर में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक नजर आ रहे होंगे। कुतुबुद्दीन आफ्टर द वॉर ऑफ तेहरान, सुल्तान शहाबुद्दीन अपॉइंटेड Qutbuddin Aibak his viceroy in the subcontinent and he himself went to Ghazni. After the death of Sultan Mahmud Ghori, Qutbuddin Aibak ascended the throne in Lahore under title of Sultan. He was the first king who replaced Delhi with Lahore as the capital, and it began new period of the kingdom. सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश ने क्या क्या काम किए? Sultan Shamsuddin Iltutmish belonged to the Turk race and was the slave of Qutbuddin Aibak. He was very bold and adventurous. His brother sold him due to jealousy की वजह से उसके भाइयों ने उसे बेच दिया. After it, Sultan Qutbuddin purchased him and Sultan Muhammad Qutbuddin ने खरीद लिया and brought ruler of Goyawalla and got a daughter married, ruler of Goyawalla, and a daughter of his married with him. After the death of Sultan Qutbuddin Iltutmish ascended the throne under the title of Shamsuddin. When Sultan Shamsuddin took the responsibility of the kingdom, he had faced many difficulties and problems. कुतुब मीनार भी जो है इसने बनाया था और कोयतर इस्लाम मॉस्क भी जो है इसने बनाई थी और अरेबिक टाइप ऑफ कॉइन्स भी इसी ने इंट्रोड्यूस कराए थे। कुतुब मीनार आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। रज़िया सुल्ताना, इसके बाद रज़िया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ इल्तमश, ये इल्तमश की बेटी थी। इन द पीरियड ऑफ सल्तनत, रज़िया सुल्ताना वाज द फर्स्ट वुमेन हु असेंडेड द थ्रोन. She was a woman of extraordinary qualities. She took keen interest in the administrations and the king in comparison with the brother. She had administrated the affairs of the kingdom in the absence of her father. After the death of Sultan Iltutmish, the noble made prize Razia Sultana ascended led the throne of Delhi 1236 में उसमें मिली। प्रॉब्लम्स कौन सी थी रज़िया सुल्ताना को? रज़िया सुल्ताना ascended the throne. The Turkish chiefs opposed it, while the people of Delhi stood by Razia till the last moment तक लोग इसके साथ खड़े रहे। She knew well about the affairs of administration. She took hold the problems at a difficult time. The governor of the province revolted. उन्होंने इसके बदला लिया। The Hindus debated. She suppressed and the revolt through the peaceful discussions. She married to a rebellious Turk Amir Malik Al-Taniya. She encountered with the rebellions, but she was defeated. लेकिन उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। Although Razia Sultana ruled over the 4 years, yet she removed all the administration obstacles and stresses. After the death of Razia Sultana, his brother Behram Shah ruler बने। After the Behram Shah, the son his, इसका बेटा जो है वो बना। He soon fell. The king was the Sultan Nasiruddin took the dynasty. Sultan Nasiruddin. गौसियुद्दीन बैलबन जो है वो पीरियड्स कौन से थे और इन्होंने किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? गौसियुद्दीन बैलबन पीरियड। द रियल नेम ऑफ बैलबन वाज द बहाउद्दीन इसका नाम था एंड ही बिलोंग टू अ तुर्क रेस, इसका ताल्लुक तुर्क रेस से था। ही पोसेस द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज। ही रूल्ड हार्शली। सुल्तान इल्तुतमिश परचेज्ड हिम एज अ स्लेव इन 1233 में इसको ख़रीदा था। सून ही मेड प्लेस इन द हार्ट ऑफ किंग ड्यू टू द गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ की वजह से किंग की को अच्छा लगा। ही adopted title of Ghaussuddin. Balban ascended the throne 1266 after the death of Sultan Nasiruddin. Having ascended the throne, he abolished the authority of the 40 chieftains. Invasions of Mongol की क्या इन्विजन थी? In the beginning of 13th century, Mongols had attained absolute military power in the Central Asia after the conquest of Baghdad. They invaded Hindustan constantly in 1278. Balban encountered them. Both his sons Muhammad Khan and Baghara Khan defeated the Mughals near Dipalpur, and Mughals invited the greater force in which the eldest son of Balban, named Muhammad Sultan, was killed, but Sultan pushed them in chased them in Indian borders. Balban took many steps to obstruct and danger of Mongols. Due to the steps, the danger of Mongols invasion ended forever. The silent features of Mongols' policy of Balban were following. Balban changed the policy of going for of area and the kingdom of the military expansion. He spent most of his time in the capital kingdom, encountered the Mongols' invasion in time. Balban ensured the loyalty of the tribes of the frontier area, especially the Khokras. In this way, Mongols could not get opportunity to enter Indian soil. Balban reorganized his army, equipped the soldiers with the modern weapons. Balban made the members of his fort, frontier areas and troops resistance. Balban appointed able a chief and the generals and defeat frontier areas. It made Balban's Mongols policy successfully and menace to got rid of. And it is maintenance peace and order.
Balban wanted to create such fear of the government in the hearts of the people so that he might not think for the rebellions. Whenever ever enemy raised in head, he crashed hardly. The rebellions of Bengal were punished heavily. Balban took a great care of court mannerism. He mannerism grandeur of his court. Sultan Ghausuddin Balban reorganized his army. He constructed new forts उसने बनाए. He brought a feudal state at the end. Sultan ruled for 20 years. 20 साल तक उसने हुकूमत की. Once he had said that the king should make the state affairs of his country better and establishment peace and order के लिए होता है king instead of invading on the other countries. The period of regime was known for peace and order. Sultan Ghausuddin Balban died in 1286 AD. उम्मीद है कि बच्चों आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है ये समझ आ गया होगा. आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगी. लेकिन आपने ये चीज़ें पहले अच्छी तरह माइंड में रखनी है. थैंक यू.